नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम लोगों ने उसके डेफिनेशन को देखा, एम और ऑब्जेक्टिव को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग देखा। फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग लोड के बारे में जाना, इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग लोड जाना, ओवरलोड क्या होता है इसके बारे में जाना, ठीक है, कॉजेज ऑफ ओवरलोड, सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। तो ये सब टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्पोर्ट ट्रेनिंग का, कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोटर एबिलिटीज एंड इट्स डेवलपिंग मेथड्स। ठीक है, तो मैंने बताया था बायोमोटर एबिलिटीज क्या होती है। बायोमोटर एबिलिटी मतलब आपकी जैविक क्षमताएं, जो भी आप मूवमेंट करते हो या स्पोर्ट परफॉर्मेंस करते हो, उसमें जो आपकी क्षमताएं होती है, जो आपकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज होती हैं, और जो टास्क को कंप्लीट करती, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपके ये 5 मोटर बायोमोटर एबिलिटीज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी स्पोर्ट पर्सन जब कोई भी मूवमेंट करता है या किसी प्रकार का खेल खेलता है, तो उसके अंदर ये पांचों की क्वालिटी होना मस्ट है। और इन्हीं को हम सीखेंगे कि कैसे कोच इन्हीं फिटनेस क्वालिटी को डेवलप करते हैं। इसको हम कहते हैं फिटनेस, बेसिक फिटनेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक फिटनेस। आप कोई भी खेल अगर आप चूज करते हो, तो सबसे पहले जो कोच होगा वो आपके अंदर यही बेसिक चीजें डेवलप करेगा। पहले बेसिक फिटनेस को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारी टॉपिक आती है बायोमोटर में, वो है स्ट्रेंथ। पहला हमारा बायोमोटर एबिलिटी आता है स्ट्रेंथ, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स फॉर इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकिनेटिक क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेंथ को समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? तो इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, यानी मसल्स की ऐसी क्षमता जो किसी भी मांसपेशी को, या हमारे मसल्स की ऐसी क्षमता जो किसी भार के विरुद्ध काम करे, उस भार के अगेंस्ट काम करे, उसी को हम क्या कहते हैं? हमारी स्ट्रेंथ कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स, हमारे मसल्स के द्वारा जो भी फोर्स का अमाउंट लिया गया या किसी चीज पर लगाया गया, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स किसी चीज पर लगाया गया, ठीक है, किसी प्रतिरोध के अगेंस्ट लगाया गया, वही हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ कहलाता है। तो स्ट्रेंथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ मसल्स। यह बात याद रखिएगा, स्ट्रेंथ किसका प्रोडक्ट है? मसल्स का प्रोडक्ट है। यानी जितना अच्छा मसल्स होगा उतना अच्छी आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ मिलेगा। तो हम जो भी स्ट्रेंथ यानी ताकत वाले काम करते हैं वो मसल से करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ मसल्स और मसल्स ग्रुप जो एग्जर्ट करता है अपने फोर्स को किसी चीज पे, वही हमारी स्ट्रेंथ बदलती है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की। देखिए दो प्रकार की स्ट्रेंथ होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ये बात याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये एक बार पूछा भी गया, अभी आपका हाल ही में एग्जाम हुआ था केवीएस में, वहां पे शायद ये क्वेश्चन आया था, स्टैटिक स्ट्रेंथ को और किस नाम से जानते हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? देखिए आपने बस एक डेफिनेशन याद करना है, और इस डेफिनेशन को आपने अगर समझ लेना है, और आप अगर इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे, तो इससे जितने भी इसके टाइप्स हैं मैं सारे टाइप्स को समझा दूंगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन याद है तो सभी लोग मेरे साथ ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। अगर आप इट इज भी नहीं करेंगे और छोटा कर दीजिए, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, बस इतना आपको याद रखना है। यानी हमारी मसल्स की ऐसी क्षमता जो किसी भार के विरुद्ध काम करती हो, या किसी भार के विरुद्ध या प्रतिरोध के विरुद्ध काम करती हो, वही हमारी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। अगर हम बात करेंगे कि जो स्ट्रेंथ है वो दो प्रकार से होती है। पहला स्टैटिक स्ट्रेंथ, तो हम इसमें कहेंगे इट इज एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विदाउट एनी मोशन। इसमें उसी डेफिनेशन के आगे आपको क्या जोड़ना है? विदाउट एनी मोशन, यानी कि जब हम किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध अपनी क्षमता लगाते हैं
लेकिन क्षमता अपने मसल्स का लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। हम अपनी मसल से किसी भार के विरुद्ध उसको उठाते तो है, या भार को ढकेलने में, उठाने में, या उसको पुश करने में मसल्स की क्षमता तो लगा रहे हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मसल से कोई मूवमेंट नहीं होगा। स्ट्रेचिंग में क्या होगा? विदाउट एनी मोशन। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टैटिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसका एग्जांपल में जैसे पुशिंग द वॉल, पुशिंग द वॉल, और क्या हो सकता है? हैंगिंग टू बकेट ऑफ, हैंगिंग टू बकेट ऑफ वाटर। 2 बाल्टी पानी उठा रहे हैं, तो देखिए आप पानी जब उठा लिए हैं तो पानी, देखिए आप देखेंगे तो उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी मसल्स की पावर लग रही है, स्ट्रेंथ तो वहां पर लग रही है, लेकिन विदाउट एनी मोशन। अगला एग्जांपल, जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं प्लैंक। क्या ले सकते हैं? प्लैंक। जो प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं स्टमक के लिए, वो भी हमारा किसका एग्जांपल है? स्टैटिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आया स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है हमारे मसल्स की ऐसी क्षमता जो किसी भार के विरुद्ध हम लगा तो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, होल्डिंग, हम कोई भी इक्विपमेंट को होल्ड, जैसे हमने इसी बेंच प्रेस को हमने वेट उठा लिया, अब लेकिन उठा तो लिया, लेकिन हम कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे मसल्स का कोई लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, हम खाली उठा लिए हैं। तो क्या उठाने में मसल्स का पावर नहीं लग रहा है? लेकिन मोशन नहीं हो रहा है। पावर लगा, मसल्स की स्ट्रेंथ लगी, मतलब मसल्स की ताकत, क्षमता तो लग रही है, लेकिन कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिक स्ट्रेंथ कहेंगे। अगर यही हम अपना एल्बो को बैंड करके इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो मोशन होगा, तो वो हमारा डायनेमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हमारा डायनेमिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ की। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए जैसे ये प्लैंक, आप प्लैंक कर रहे हैं, आपका बॉडी जब आप ऐसे करेंगे तो आपके बॉडी से ताकत लगेगी, क्योंकि आपके बॉडी का वेट उठाया गया है, लेकिन इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, मोशन लेस है, विदाउट एनी मोशन लेस, मोशन नहीं हो रहा है। यानी कि जब हम अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं किसी भार के विरुद्ध और उसमें कोई मोशन नहीं करते हैं, तो वहां पे जो परफॉर्मेंस होता है उसे हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ में आया कि और समझाऊं? ओके सर। देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे आपने 2 बाल्टी पानी उठाया है, तो क्या हाथों का कोई मोशन हो रहा है? लेकिन पानी तो उठाया है ना। पानी उठाने के लिए आपके मसल्स की ताकत लग रही कि नहीं लग रही है? तो पहला जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होता है उसको हम ये समझते हैं कि इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विदाउट एनी मोशन। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, नंबर 2। अब डायनेमिक में क्या हो जाएगा? वही सेम डेफिनेशन आपका यूज होगा, बट इसमें आपको ध्यान देना है क्या चीज? कि इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स। मैंने बोला था ना, आप ये वाला डेफिनेशन याद कर लीजिए। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम, टू ओवरकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब वेट। क्या है? भार। ठीक है, अब इसी को देखिए क्या करिए, इसी के आगे एक वर्ड आपको जोड़ना है डायनेमिक में, विथ मोशन। विथ मोशन यानी कि मूवमेंट करते हुए अगर हम किसी भार को उठाते हैं, जैसे देखिए अगर हम किसी भार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, किसी को पुश कर रहे हैं, तो इसमें हमारे मसल्स देखिए बैंड हो रहा है, मोशन भी हो रहा है हमारे मसल्स का, है ना। तो यहां पर आपका कौन सा ताकत लगेगा? ये आपका लगेगा डायनेमिक स्ट्रेंथ। क्या होगा? ये डायनेमिक स्ट्रेंथ होगा। जैसे किसी भार को हमने उठाया, ये वेट्स आपके डंबल्स हैं, आपने इनको उठाकर ऐसे हाथों को फोल्ड कर रहे हैं, यानी आप मोशन करके कार्य कर रहे हैं। जब आप किसी भार के काम को मोशन के साथ करेंगे तो वहां पर आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? समझ में आया सभी को?
यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए डायनेमिक स्ट्रेंथ इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो आगे चल के, डायनेमिक मतलब जहां मोशन का यूज हो रहा है, अब मोशन करके हम 3 प्रकार के अलग अलग ताकत का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग खेलों में, अलग अलग इवेंट्स में, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग प्रकार से हो जाएगा जब हम मोशन करके ताकत वाला कार्य कर रहे हैं। अब मोशन करके ताकत वाला कार्य में सबसे पहला होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमल रेसिस्टेंस इन अ सिंगल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करा के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स का मसल से किसी चीज पर, किसी प्रतिरोध के विरुद्ध जनरेट करना, वो हमारा क्या कहलाता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाता है। यानी कि एक बार आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम रेसिस्टेंस, जितना भारी से भारी रेसिस्टेंस आप उठा सकते हो या उसके विरोध पर जितना आपके अंदर मसल्स की जितनी क्षमता है, आप एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा के उस पूरी क्षमता लगाते हो किसी भी भार के विरुद्ध, तो वही आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाता है। जैसे एग्जांपल में स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, इन सब चीजों में जब आदमी करता है, स्क्वाट करता है, बेंच प्रेस करता है, वेट लेकर स्क्वाट करता है, डेड लिफ्ट करता है, तो यहाँ पर आदमी अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाता है। इन सब का भी कंपटीशन होता है। पावर लिफ्टिंग में यही होता है। जब एक इवेंट होता है, एक होता है बॉडी बिल्डिंग और एक होता है पावर लिफ्टिंग कंपटीशन। पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में आपको ये 3 इवेंट करने होते हैं, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और स्क्वाट, ठीक है। इसमें आप ये चीज करते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या बोला मैंने? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैसे आएगा? जब एक बार आपने अपने मसल से फोर्स पूरी लगा दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। जैसे आप कभी किसी चीज पर, जैसे अगर आपको ये भार उठाना हो, डंबल उठाना हो, तो इस डंबल को उठाने में आपका मैक्सिमम फोर्स नहीं लगेगा, पूरी ताकत नहीं लगेगी। लेकिन जब आपका वेट ज्यादा हो तो वहां पर आपको उठाने के लिए मैक्सिमम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने अमाउंट ऑफ मसल से मैक्सिमम फोर्स जनरेट करेंगे इन सिंगल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोशन कराकर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकते हैं, वही आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को कहते हैं, समझिएगा, ये सारे डेफिनेशन से ही जो क्वेश्चंस आता है, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ऐसे ही दे देता है। देखिए कैसे क्वेश्चन देगा, ऐसे देगा, एबिलिटी ऑफ मसल्स या एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हायर स्पीड इज कॉल्ड, इसी के आगे इसे जुड़ जाएगा, इज कॉल्ड। अब यहां पर डैश कर देगा और यहां पर 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए में आपको दे दिया मैक्सिमम स्ट्रेंथ, बी में दे दिया एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, सी में दे दिया डायनेमिक स्ट्रेंथ और सी में डायनेमिक, यहां स्टैटिक स्ट्रेंथ। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आप कैसे बताएंगे? तो यही डेफिनेशन आपको याद रखना है जो डिफरेंशिएट करता है। तो डेफिनेशन में कुछ नया नहीं होगा, डेफिनेशन में बस आपको पता होना चाहिए। वे एक डेफिनेशन तो मैंने जो बताया था आपको, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, अगर ये सिंगल पूछता है कि इसे क्या कहते हैं, तो ये तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो गई। अगर इसी के साथ, अगर इसी के साथ मैक्सिमल रेसिस्टेंस जोड़ देगा तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसी के साथ विदाउट मोशन जोड़ देगा तो स्टैटिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसी डेफिनेशन के साथ विथ मोशन जोड़ दिया, विथ मोशन जोड़ दिया तो डायनेमिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसी के साथ, इसी डेफिनेशन के साथ विथ हायर स्पीड जोड़ दिया, विथ हायर स्पीड जोड़ दिया। हायर स्पीड यानी कि अब ताकत वाले काम को जब तेजी से करते हैं, ताकत वाले काम को तेजी से करते हैं, यानी कि ताकत भी लगा रहे हैं और स्पीड भी लगा रहे हैं, मसल्स की ताकत भी लग रही है प्लस स्पीड भी लग रही है, तो वहां पे जो परफॉर्मेंस होगा उसे हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहेंगे। तो एक बात जान लीजिए कि जितने भी आपके
जंपिंग इवेंट्स होते हैं, कूदने वाले इवेंट्स होते हैं, ऑल जंपिंग इवेंट्स एंड थ्रोइंग इवेंट्स। वहां पर आप जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं कूदने और जंप करने में, वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में स्पीड और प्लस पावर, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ दोनों जुड़ता है, और इसको एक शब्द में हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि पावर के अंदर स्पीड प्लस स्ट्रेंथ दोनों आता है। जब हम स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ दोनों को मिलाकर कोई कार्य करते हो, किसी भार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, या हमारी मसल अपनी पूरी क्षमता लगाती है, तो उसे हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, कोई भी जंप, जैसे आपने बास्केटबॉल में आपको लेअप शॉट करना है, लेअप शॉट में आप जब जंप करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैक्सिमम रीच हमारा हो, ताकि आसानी से हम जो बॉल है वो बास्केट तक पहुंचा पाए। तो आप अपने पैरों को भी जमीन में कितना तेजी से स्पीड से मारते हैं, प्लस ताकत से भी मारते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो इसे हम क्या कहते यस हैं? सर। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। यहीं पर आपका एक्सप्लोजिव होता है, यानी कि जब दो ताकतें मिलती हैं आपके बॉडी की, स्पीड, मसल्स की स्पीड भी काम कर रही है और स्ट्रेंथ भी काम कर रही है, तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, अगला टाइप जो होता है, और देखिए तीनों में ही मोशन होगा। ये तीनों ही किसके टाइप होते हैं? डायनेमिक स्ट्रेंथ के टाइप होते हैं। मतलब उसके आगे का जो फर्दर डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है डायनेमिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये सभी आप तभी कर पाएंगे जब आप मसल से मोशन, मसल्स का मूवमेंट करा पाते हैं। विदाउट मूवमेंट ना तो आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ का लगा पाएंगे, ना तो आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और ना ही आप स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को लगा पाएंगे। समझ में आ रही बात? अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस क्या होता है? इसमें भी देखिए दो चीजें जुड़ी हुई हैं, स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस। स्ट्रेंथ भी जुड़ा हुआ है और इंड्योरेंस। जब ताकत वाले काम को देरी तक करते हैं, और इसी में आपका, इसी डेफिनेशन के आगे क्या जुड़ेगा? एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस इन अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। देखिए ये वर्ड जुड़ गया, या अगेंस्ट ऑफ फटीग। अगर फटीग वर्ड जुड़ गया तो आप समझ जाइए कि ओवरकम रेसिस्टेंस और फटीग भी जुड़ा हुआ है, तो वो तुरंत हमारा स्ट्रेंथ इंड्योरेंस हो जाएगा। ठीक है? जैसे साइकिलिंग करते वक्त आप ताकत भी पैरों से लगाते हैं और साइकिल देर तक भी चला रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साइकिलिंग हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? स्विमिंग हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जो तक ताकत वाले काम को, यानी कि जहां पे हमारा ताकत भी लग रहा है, ठीक है, किसी भी, और उसके साथ साथ स्टेमिना भी लग रहा है, मसल्स की स्टेमिना भी लग रही है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये किसी का टाइप नहीं होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है? ये आपका एक रेशियो होता है, यानी कि आप कितना वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, और आपका अपॉन बॉडी वेट से आप लिफ्टेड वेट, जितना आप वेट उठा सकते हैं, जब इन दोनों का रेशियो लगाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए जितने भी कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स होते हैं, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स समझते हैं? यस सर। मुकाबला, डेकाथलॉन। जहां पे आपस में मुकाबला होता है, अच्छा अच्छा जैसे अच्छा। बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, रेसलिंग हो गया, ठीक है, इन सब खेलों में, ये सब कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो प्लेयर्स होती है ना, तो प्लेयर्स की जो ताकत होती है वो उनके वेट पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि ये सारे इवेंट्स हमेशा वेट कैटेगरी होते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि उनको पता है कि मान लीजिए हम 48 केजी का बंदा ले रहे हैं मिनिमम, तो उसके अंदर कितने ताकत से पंच मारने की क्षमता होगी, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इसमें
वेट लिफ्टेड आप कितना ये होता है, इट इज सिंपली अ रेशियो विच वी गेट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्ट्रेंथ, आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्लस बॉडी वेट अपॉन बॉडी वेट। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन बॉडी वेट जब हम रेशियो निकालते हैं इसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है। अब जैसे वेट लिफ्टिंग, अब कोई बंदा खुद तो 50-60 किलो का होता है, लेकिन आपने सुना होगा वो 200-200 किलो उठा लेता है, वजन उठाता है कि नहीं उठाता है। तो यस सर। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, वेट लिफ्टिंग ये सारी चीजें आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ का होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब हम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन टाइप्स के अनुसार बताएंगे कि हाउ टू डेवलप। इनको डेवलपिंग मेथड भी कहा जाता है और इनको हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। देखिए दो चीज समझिएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब बहुत डीप में जाते हैं आप ना, वहां पर एग्जामिनर फंसाने के लिए इंटरव्यू वगैरह में पूछता है कि ये मेथड तो है नहीं, ये तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइप्स होंगे। अब इसके अंदर का देखिए, हमें आपको मेथड्स बता रहे हैं कि कैसे हम किसी के अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ हमारे बॉडी में किसका यूनिट है। स्ट्रेंथ हमारे बॉडी में किसका एग्जाम्पल, किसके अच्छा होने से हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छा होगा। मसल्स। मसल्स तो मसल्स के, वेरी गुड। अब ये बताइए कि अब हमें जब स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हमें किसे ट्रेन करना होगा, मसल्स को ट्रेन करना होगा। ठीक है, अब मसल्स को ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये समझ, पहले टाइप समझ जाइए आप, पहले आप हम मेथड समझेंगे कि मेथड्स क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे, कैसे मेथड डेवलप किया जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि जो हमारे मसल्स है, तो अब हमें क्या करना होगा, मसल्स के थिकनेस को, इनके फाइबर्स की थिकनेस को बढ़ाना होगा। यानी इनको हमें क्या देना होगा, मसल्स को लोड देना होगा। क्या देना होगा भैया, अगर किसी भी फिजियोलॉजिकल की कैपेसिटी बढ़ानी है आपको, यानी किसी फिजियोलॉजिकल यानी ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था ऊपर, हमें उसे कैसे बढ़ानी पड़ेगी, जब तक हम उसे ट्रेनिंग लोड नहीं देंगे, यानी उसके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा, यानी उसके ऊपर उसको कोई टास्क नहीं देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, मसल को टास्क देना होगा। अब मसल को काम देंगे, मसल को काम पे लगाएंगे। अब मसल को काम पे लगाने के लिए अगर आप देखेंगे कि मसल को काम पे लगाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, वो है वेट ट्रेनिंग। क्या होता है, वेट ट्रेनिंग। आपके आसपास अगर कोई भी वेट रखा हुआ है, छोटा सा भी कोई सामान रखा हुआ है, उसको आप लेकर खाली हाथ ऊपर कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिए, प्रैक्टिकली आपको समझा देंगे। ले लिया सभी लोगों ने। मैं चाहता हूं ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रट्टाफिकेशन रोड लर्निंग से ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो ईएमआरएस वाला है पैटर्न, वो सीबीएसई पेपर बनाएगा और सीबीएसई बहुत अच्छे लेवल पेपर सेट करता है। वो केवीएस नवोदय का पैटर्न फॉलो करेंगे डायरेक्ट, है ना। तो वो क्या होंगे ना, थ्योरी कॉन्सेप्ट, मतलब एक लेंथी क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बेस पर देंगे। ए बी सी सही है, सी डी ई सही है, ई एफ जी सही है। लो, अब इसके लिए आपका जब तक कॉन्सेप्ट को समझेंगे ही नहीं, तब तक कहां से कर पाएंगे आप, है ना। तो आप समझिएगा ध्यान से, आपके पास जो वेट रखा हुआ था, जैसे ही आपने उस वेट को उठाया है, तो आपने देखा होगा कि आपके मसल्स में टेंशन, खिंचाव आना, खिंचाव आना शुरू हो गया होगा, खिंचाव आना शुरू हुआ था। तो उस खिंचाव से क्या हुआ है, इसके कारण आपके मसल्स को क्या मिला, आपके मसल को टास्क मिला, लोड मिला। क्या मिला, लोड मिला। अब इसी लोड को क्या होता है, जब हम एक प्रॉपर तरीके से और एक मेथड्स और सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करके करेंगे, तो इसी के कारण हमारे मसल जो होती है,
क्योंकि इसको टास्क मिला। तो मसल के अंदर क्या होता है, अच्छा आपने एक तरीका और भी देखा होगा, इसी कारण हमारा मसल फाइबर की जो थिकनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब आपको मैं एक नया चीज बताने जा रहा हूं, देखिए समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल बेस पे है ये। आपने देखा होगा कि कोई बंदा अगर जिम जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बोन है, बोन के ऊपर ये ब्लू कलर से हमने डाल दिया क्या, मसल लगा दिया। क्या लगा दिया, मसल। मसल जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, बोन के ऊपर, टेंडन का। टेंडन, वेरी गुड, ये टेंडन का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। मसल्स के अंदर क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब पहला क्लास पढ़ा था, मसल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स। क्या होते हैं, मसल फाइबर। मसल फाइबर्स होते हैं। अब देखिए हमने अपने मसल्स को, जैसे ही हमने अपने मसल्स को वेट दिया, ये वेट दिया, तो आपने देखा कि मसल्स में फाइबर्स के अंदर खिंचाव आना शुरू हो गया, यानी कि टेंशन आना शुरू हो गया। अब इस टेंशन को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से करते करते हमारे क्या होते हैं, जो हमारे मसल्स के अंदर फाइबर्स होती हैं, इन फाइबर्स की जो थिकनेस होती है, अब ये थिकनेस मोटी होने लगेंगी। मतलब जो फाइबर की थिकनेस, देखिए एक चीज और बता रहा हूं, अभी केवीएस में ही एक एग्जांपल में पूछा था कि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इंप्रूव होते हैं। एक स्टेटमेंट दिया था कि वेट ट्रेनिंग का हमारे मस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वेट ट्रेनिंग का मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है, उसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि इंप्रूव नंबर ऑफ मसल फाइबर। नंबर ऑफ मसल फाइबर्स कभी इंप्रूव नहीं होगा भैया, वो तो जेनेटिक है ना, फाइबर्स जितना मिलना था वो आपको जेनेटिक्स जीन्स के द्वारा मिल चुका है। वो जो नंबर मिलना था आपको वो मिल चुका है, संख्या, आपका रेशियो आपको मैंने बताया था। हर इंसान के अंदर मसल फाइबर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्लो ट्विच और एक होता है फास्ट ट्विच। इसका रेशियो होता है, अब इन्हीं का रेशियो होता है, किसी के अंदर 70-30 होता है, किसी के अंदर 60-40 होता है, किसी के अंदर 50-50 होता है ना, किसी के अंदर 50-50 होता है, तो किसी के अंदर इसी रेशियो में होता है मसल फाइबर। तो कभी भी नंबर ऑफ मसल फाइबर्स नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, थिकनेस ऑफ द मसल फाइबर्स। अब मसल फाइबर जो पतले पतले फाइबर्स थे, अब वो फाइबर्स मोटे होने लगे, और जैसे मसल फाइबर्स मोटे होने लगे तो आपके मसल्स का शेप क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो जिम जाने के बाद यही होता है, क्या होता है, जिम जाने के बाद और सिस्टमैटिक एक्सरसाइज करने के बाद, वेट देने के बाद मसल के अंदर टेंशन आता है, और इस टेंशन के कारण जो इसकी थिकनेस होती है वो थिकनेस बढ़ जाती है। समझ में आया? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ तो सर। आज के बाद याद रखिए, कभी भी अगर ये स्टेटमेंट मिले कि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इंप्रूव, तो ये गलत है, गलत स्टेटमेंट है बस। और ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट दिया है, सी स्टेटमेंट दिया है, डी स्टेटमेंट दिया है, ई स्टेटमेंट दिया है, ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने पैटर्न बताया है। एमआरएस के समय मैं इसको बताऊंगा फिर से एक बार कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए। एफ बी तक दे दिया है, अब पूछता है कि व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपने देखा होगा नवोदय और केवीएस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लगभग यस सर, केवीएस में स्टेटमेंट 70% आपके क्वेश्चन इसी पर पैटर्न होते हैं केवीएस नवोदय में। नवोदय में भी आता है, कम आता है, मतलब 60% या 50% आता है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, व्हाट आर द ट्रिक एंड व्हाट आर द मेथड्स, इनमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि एरर डिडक्शन का मेथड आना चाहिए। एरर डिडक्शन मतलब कि जो स्टेटमेंट आपको सबसे गलत लगता है उनको छाट दो पहले ही, पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो पहले तो थ्योरी से कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मतलब या बिल्कुल सही है। दो तरह के स्टेटमेंट लेके चलो, या तो बहुत पॉजिटिव लेके चलो या तो बहुत ज्यादा निगेटिव लेके चलो कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। अब उसी बेसिस पर
आप ऑप्शन को छांटना शुरू करो। ए ऑप्शन में क्या दिया है, जैसे बी सी, मैं अभी इसको ना करके प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को खोज लूंगा, कल के वाले जो हम लोग क्लास लेंगे, कल वाले क्लास में मैं आपको इसके बेसिस पर करके बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जब तक थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं होगा, लोग समझते हैं कि चार्ट मतलब हम 5,000 2,000 क्वेश्चन रट लिए हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर लगा लिए हैं, तो उसको क्वेश्चन को रट के हम क्वेश्चन निकाल देंगे, एग्जाम निकाल देंगे। तो इस टाइम का जो केवीएस और नवोदय और DSSB का पैटर्न है, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक DSSB NVS नवोदय सेंट्रल एग्जाम्स थ्रू द रोट लर्निंग के द्वारा इनको करना बहुत ही, कुछ चीजें हैं 20% 30% रोट लर्निंग चलता है, लेकिन 100% रोट लर्निंग से आप निकाल देंगे, इट इज इम्पॉसिबल। चलिए तो चलते हैं हम अपने थ्योरी की तरफ। ये हमारा थ्योरी था। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि हमको अगर मसल्स को बढ़ाना है तो मसल्स पे हमें क्या देना पड़ेगा, वेट देना पड़ेगा, क्योंकि बिना वेट के हमारे मसल्स क्या करते हैं, टेंशन में नहीं आते हैं, यानी उन पर लोड नहीं बढ़ता है। तो अब वो लोड हम 3 प्रकार से दे सकते हैं, वही उनको इंप्रूव करने के 3 मेथड बताया गया है। एक बताया गया आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक और आइसोकिनेटिक। यही है लोड देकर, वेट ट्रेनिंग देकर, मसल किस किस प्रकार से मूवमेंट कराकर हम किसी का स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? देखिए सबसे पहले हमें समझना है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, इनमें हमने मसल्स को वेट दिया, लेकिन मसल से वेट दिया, लेकिन मसल से कोई मूवमेंट नहीं कराना है, सिर्फ वेट देना है। मसल्स के अंदर टेंशन लाना है, उसके फाइबर्स के अंदर क्या लाना है, टेंशन क्रिएट करना है, बट हम कोई भी मूवमेंट नहीं कराएंगे, ठीक है। जब उसको हम कोई मूवमेंट नहीं कराएंगे, मसल्स के अंदर टेंशन लाएंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि हम मसल्स में वेट देंगे, टेंशन लाएंगे, लेकिन इसमें एक तरीका यह है कि इसमें मोशन बिना कराए टेंशन देना है। यानी जो एक्सरसाइज इसमें वो इन्वॉल्व होगा, स्ट्रेंथ बढ़ा, मसल्स को इंप्रूव करने वाले वो एक्सरसाइज इसके अंदर इंप्रूव होंगे जिसमें कि कोई मोशन नहीं होगा, वेट मिलेगा, मसल्स को टेंशन जाएगा, मसल फाइबर की थिकनेस बढ़ेगी, मसल्स पर खिंचाव महसूस होगा, बट वहां पर मूवमेंट वाले एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें। तो जैसे आपका क्या हो गया, हैंगिंग 2 बकेट्स ऑफ वाटर, प्रेसिंग द वॉल, प्लैंक, हैंगिंग अ हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है। जैसे दीवार को धकेलना, 2 बाल्टी पानी लटकाना दोनों साइड में, प्लैंक करना, हॉरिजॉन्टल बार आप समझते होंगे ना, जैसे आप वो करते हैं, बीम खींचते, चिनअप्स खींचते हैं। अगर आप सिर्फ पकड़ के लटके भी रहेंगे, आप मूवमेंट मत करिए, चिनअप मत करिए, लेकिन पकड़ के लटके हैं, तो क्या वहां पर पावर नहीं लग रहा है मसल से आपका? तो मसल से पावर तो लग रहा है, मसल में टेंशन तो क्रिएट होता है, बट मोशन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से भी हम अपने मसल्स को, देखिए पहला टाइप में बता रहा है कि इस प्रकार के एक्सरसाइज करके भी हम अपने मसल्स की क्षमता को और उनके फाइबर की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। तो पहले टाइप में क्या होगा कि मसल्स का मूवमेंट नहीं कराना है और मसल्स पर प्रेशर डालना है, ये पहले टाइप में है। समझ में आया? बेसिक फंक्शन, बेसिक चीज समझ में आ गई। बाकी चीजें रटने वाली Yes, हैं sir. कि इसको हेटिंगर और म्यूलर ने डेवलप किया था। आइसो ये सब एक क्या है, ये आपका, ठीक है, 2 शब्द से लिया गया है, आइसो एंड मैट्रिक। आइसो मतलब होता है सेम और मैट्रिक मतलब होता है मसल्स लेंथ, यानी कि मसल्स का जो लेंथ होगा, कोई भी एक्सरसाइज हम करें वो चेंज नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज की। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में बोल रहा है कि आपको मसल्स को क्या कराना है, कोई भी एक्सरसाइज कराइए, मसल्स को टेंशन दीजिए, मसल फाइबर्स को टेंशन क्रिएट करिए वेट देकर, और उसको मूवमेंट भी कराइए। दूसरे वाले में क्या बोला है कि भाई मूवमेंट भी कराइए, पहले वाले में बोला मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, मूवमेंट मत कराइएगा। दूसरे वाले में बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है कि मूवमेंट कराइए, ठीक है।
यानी कि आपको मसल्स दिखेगा, कार्य करते हुए मसल्स दिखेंगे और मसल्स की लेंथ छोटी बड़ी भी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको किसने डेवलप किया था? तो दी लूर्ने ने किया था 1954 में। इस प्रकार के एक्सरसाइज को डेवलप किया था। अब इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। अब दुनिया भर के जितने एक्सरसाइज करते हैं ना, स्ट्रेंथ वाले जितने भी जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, डंबल के साथ, विदाउट डंबल, या जैसे चाहे वैसे, या जो भी एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमारे मसल्स पर टेंशन क्रिएट होता है, आप उन मसल्स के एक्सरसाइज को देखिए। इसको समझने का, अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका यही है कि आप पहले खुद एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज के थ्रू आप देखिए कि आपके मसल्स में टेंशन क्रिएट हो रहा है, और वो टेंशन जो क्रिएट हुआ था उसमें आपका मसल का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मसल का मूवमेंट हो रहा है टेंशन क्रिएट करने में, तो वो आपका आइसोटोनिक हो जाएगा। और अगर आपका मसल्स का मूवमेंट नहीं हुआ एक्सरसाइज करने में, ठीक है, लेकिन टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक हो जाएगा, आइसोमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए, जब हम मसल्स के मूवमेंट कराते हैं तो मसल दो प्रकार के मूवमेंट करते हैं, या तो शॉर्टन ऑफ मसल्स होगा या तो लेंथन ऑफ मसल्स होगा। मसल्स की लेंथ बढ़ेगी या मसल्स के लेंथ छोटे होंगे या बड़े होंगे। तो देखिए, दो प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं। कोई भी मसल्स जब हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो मसल्स की या तो लेंथ छोटी होगी या तो लेंथ बड़ी होगी। तो जब लेंथ हमारी छोटी होगी तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। या कोई भी हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं और हमारे मसल्स की लेंथ छोटी हो रही है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? जैसे एल्बो फ्लैक्स आपका होगा, या बाइसेप जब आप ऐसे फ्लैक्स करते हैं, जैसे हमने आर्म कर्लिंग कहा आपसे। अब आर्म कर्लिंग क्या होता है? जिसको एक्सरसाइज का नाम पता है वो समझ जाएगा। आर्म कर्लिंग, जिन्होंने जिम किया उनको पता होगा आर्म कर्लिंग क्या है। आर्म को कर्ल करना, मतलब देखिए, ये इसको कहते हैं आर्म कर्लिंग। मैं फोटो में दिखा देता हूँ जिसको नहीं पता है। ये वाला एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं आर्म कर्लिंग करना। आर्म कर्लिंग यही है, मतलब कर्ल करना, मोड़ना। ठीक है, एक बार आपने इधर वाला किया और एक वाला आपने एक बार इधर वाला किया, तो इसको कहते हैं आर्म कर्लिंग एक्सरसाइज। तो इसमें आप देखिए कि जब आप आर्म कर्लिंग करेंगे तो एक बार आप अपवर्ड मूवमेंट करेंगे और एक बार आप डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। जब अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो कॉन्सेंट्रिक होगा, और जब आप डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, जब मसल्स की लेंथ बढ़ेगी, तो उसे हम इसेंट्रिक कहेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। देखिए, कॉन्सेप्चुअल चीजें पे जाइए, समझ में अगर आए तो बताइए, नहीं तो फिर से मैं बताऊंगा। आप क्लास की चिंता मत करिए, क्लास हमारा 1 महीने चले 2 महीने चले, इसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं और इसमें है क्या। तो पहले वाला एक्सरसाइज बोला है कि मसल्स पर प्रेशर डालो लेकिन मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरे वाला एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है कि मसल्स की साइज या थिकनेस को हम बढ़ा सकते हैं, फाइबर की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें मूवमेंट लेकिन करा के मूवमेंट बढ़ाना जरूरी है। है। ठीक है, मूवमेंट करा के बढ़ाना है। हम्म। तीसरा वाला क्यों आया? तीसरा वाला भी देखिए, आइसोकिनेटिक में भी मोशन है। तीसरा वाला आने का जरूरत क्या पड़ा? तीसरा वाला इसलिए आया कि हम मसल्स का मूवमेंट तो करा रहे थे, लेकिन इसमें कोई एक रेशियो फिक्स नहीं था कि कैसे कराना है, किस प्रकार से कराना है। जब तक एक रेशियो फिक्स नहीं होगा तब तक इसका सही और साइंटिफिक मेथड नहीं मिल रहा था। तो साइंटिफिक मेथड आया किसके थ्रू? आइसोकिनेटिक के थ्रू आया। आइसोकिनेटिक ने बोला कि अपने मसल्स पर प्रेशर दीजिए, मसल्स के अंदर टेंशन क्रिएट कीजिए, फाइबर के अंदर टेंशन क्रिएट कीजिए, मसल से मूवमेंट भी कराइए, बट एक रिदमिक वे में कराइए, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कराइए, जिससे कि मसल्स जल्दी डेवलप होंगे। तो ये जो आप जिम में जितने भी मशीन देखते हैं, जितने भी मशीन जिम के डिज़ाइन किए गए हैं स्ट्रेंथ डेवलप करने वाले, वो सारे क्या हैं? वो सारे आइसोकिनेटिक बेस्ड मशीन है। आइसोकिनेटिक बेस्ड मशीन है। आपने देखा कि जब आप मशीन पे करते हैं तो आप कॉन्टिन्यूअस, कम से कम इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, आपने देखा होगा एक्सरसाइज की जो फ्रीक्वेंसी होती है
वो तकरीबन 10 या 12 रिपीटिशन होते हैं या इससे ज़्यादा भी होते हैं कहीं कहीं। लेकिन मान के चलिए कि जब आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में 10 से 12 बार एक ही जगह एक्सरसाइज करेंगे मशीन से, तो आपका जो प्रेशर जनरेट होगा वो पार्टिकुलर उसी टारगेट मसल पे होगा जिसको कि आप डेवलप करना चाहते हैं, जिनको कि आप जिनके मसल फाइबर की थिकनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये करने एक्सरसाइज का नाम क्या है, कोई बताएगा? ये जो यहाँ पे बता रहा हूं मैं, चेस्ट फ्लाई। इसको बटरफ्लाई कहते हैं जिम में। और ये चेस्ट इंप्रूव करने का, चेस्ट के मसल्स को और ये आर्म्स के मसल्स को इंप्रूव करने का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके वजह से आपके जो चेस्ट के मसल्स है वो इंप्रूव होते हैं, इनकी थिकनेस बढ़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे चेस्ट के मसल्स इंप्रूव हो रहे हैं, बटरफ्लाई है। तो ये मशीन से आप लगातार कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस एक रिदमिक फॉर्म में कर रहे हैं। बस यही है कि यहाँ पे आपका मसल मूवमेंट भी कराना है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी कराना है, मसल्स पे टेंशन भी होना चाहिए, बट एक रिदमिक फॉर्म में होना चाहिए। यही एक अलग तरीका है और यही तरीका आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज को अलग करता है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक से। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं रोविंग, रोविंग है, स्विमिंग है, इसमें हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करते हैं। सर ट्रेडमिल भी तो इसी में आएगा ना? ट्रेडमिल में आपका मसल्स काम कर रहा है ज्यादा कि आपका हार्ट और लंग्स काम कर रहा है ज्यादा, ये बताइए। हम कह सकते हैं ट्रेडमिल से क्या इंप्रूव होगा, हार्ट और लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होगी कि मसल कैपेसिटी इंप्रूव होगी? हार्ट और लंग कैपेसिटी। हार्ट, तो सर हार्ट और लंग्स की जब हार्ट कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो वो किस में होगा, इंड्योरेंस हो जाएगा, ना कि स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ में हमें क्या मजबूत करना है, ऐसा एक्सरसाइज जो मसल्स के फाइबर पर टेंशन क्रिएट करे, मसल्स के फाइबर्स पर टेंशन क्रिएट करे, उन पर लोड डाले, उन पर प्रभाव डाले, तभी तो इंप्रूव होगा मसल। भैया आपकी बुद्धि तभी इंप्रूव होगी जब आप बुद्धि को कहीं लगाओगे, है ना। हमको किसी भी चीज का अगर क्षमता बढ़ानी है तो उसको टास्क देना पड़ेगा, बार बार उससे एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, तब जाकर। सिर्फ ये मैं फिजिकल एजुकेशन में नहीं कह रहा हूँ, ये आपके किसी भी चीज में आप इसको अप्लाई कर सकते। किसी भी चीज की अगर हमको क्षमता बढ़ानी है, एबिलिटी बढ़ानी है उसकी, तो उससे हमें टास्क देना पड़ेगा, लोड देना पड़ेगा। बस इसी भाषा में अब एग्जाम हम लोग स्पोर्ट ट्रेनिंग में उसको लोड कहते हैं, वर्क को देने को, उसको टास्क देने को ही लोड कहा जाता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए इनके दो चीजें आप पढ़ लीजिएगा, चैप्टर ये 1 2 3, सॉरी चैप्टर नहीं, ये जो है इसमें फीचर्स हैं, इनमें ये एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा, बहुत शॉर्ट में है, ये फटाफट बता दिया गया है। एक तरीका और है जिससे कि हम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस डेवलप कर सकते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि अगर हमको स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दोनों साथ में डेवलप करना है मसल्स का, तो हमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए सर्किट ट्रेनिंग। क्या करना चाहिए? इन तीनों एक्सरसाइज के अलावा एक होता है सर्किट ट्रेनिंग। अब सर्किट ट्रेनिंग के अंदर जो मूवमेंट होगा वो इन तीनों में से कोई ना कोई मूवमेंट होगा, जैसे या तो आइसोमेट्रिक पर बेस्ड होगा, या आइसोटोनिक पर बेस्ड होगा, या आइसोकिनेटिक पर बेस्ड होगा। आइए, अब सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, इसमें हम कुछ सेलेक्टिव एक्सरसाइज को चुन लेते हैं और उन सेलेक्टिव एक्सरसाइज को हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में उनको रख देते हैं। ऐसे करके कुछ एक्सरसाइज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको हम इस प्रकार से सजा देते हैं और एक एक करके हम उनको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जब एक एक करके हम सारे स्टेशनों को परफॉर्म करते हैं, इसी को हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। समझ में आया? अब देखिए सर्किट ट्रेनिंग का पूछा जाता है कि इसको डेवलप किसने किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मॉर्गन और एडम्सन ने इसको डेवलप किया था। ठीक है,
इस डेट पर मत जाइएगा, कहीं कहीं 1953 भी दे रखा है, ठीक है। तो बहुत एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं जानते हैं, बट एडमिशन और मॉर्गन ने इसको डेवलप किया था, ये एकदम कंफर्म बात है, ठीक है, समझ गए। आगे एक तरीका और है इसको जानने का, मतलब स्ट्रेंथ को डेवलप करने का। ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं पिरामिड ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? पिरामिड ट्रेनिंग। पिरामिड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इंटेंसिटी, जब भी हमने बताया था जब आपका लोड वॉल्यूम बड़ा हो तो इंटेंसिटी हमेशा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, काम। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको वेट ट्रेनिंग करना है 40 मिनट, या कोई एक्सरसाइज हमको करना है 3 मिनट, तो अब देखिए इसमें इंटेंसिटी कैसे आप बताएंगे। जैसे इसमें इंटेंसिटी हम ऐसे बताएंगे कि कोई बंदा है, वो अगर मान लीजिए किसी भी एक्सरसाइज में मैक्सिमम वेट उठा सकता है, कितना, मान लीजिए मैक्सिमम कोई एक्सरसाइज में, जैसे मान लीजिए बेंच प्रेस की बात करते हैं, बेंच प्रेस में मैक्सिमम वेट उठा सकता है वो 70 किलो, ठीक है। अब उसको जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो इस 70 किलो का इंटेंसिटी कितना एक्सरसाइज यूज करेगा, उसका मैक्सिमम 100% इंटेंसिटी इतना है, तो अब उसको कितना इंटेंसिटी लेना चाहिए, 40 से 50%। तो अब उसका मतलब कितने वेट से एक्सरसाइज करना चाहिए, तो 70 किलो का 50% कितना हो जाएगा, 35 किलो, यानी 35 केजी वेट लेकर कम से कम 10 से 12 रिपीटिशन में एक्सरसाइज या फ्रीक्वेंसी में उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, तब जाकर उसके मसल्स के जो फाइबर की थिकनेस है वो इम्प्रूव होगी। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ गए, इंटेंसिटी यहाँ पर अलग हो गया। इंटेंसिटी का मतलब हमेशा ये समझिए कि आपका जो 100% बेस्ट पॉसिबल है उसका जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमेशा उसका कम परसेंट लेके चलना है, क्योंकि आपको जो आपका लोड वॉल्यूम होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वो ज़्यादा होगा ना। आप जिम में कम से कम 40 मिनट तो समय बिताएंगे ना, तो ये लोड वॉल्यूम ज़्यादा है आपका, तो इंटेंसिटी हमेशा कम होगा। समझ में आ गया बात? Yes, sir. बताइए क्लास कैसी लगी आपको आज की, समझ में बहुत आ रहा अच्छी, है, इंटरेस्टिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको समझ में आ रहा है कैसे मैं बता रहा हूँ इसको, Yes, sir. यही चीज आपको समझना है। तो पिरामिड ट्रेनिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पिरामिड ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, पहले 50% अपना मैक्सिमम का लेते हैं, फिर 65% लेते हैं, कई रिपीटिशन में करते हैं, फिर 75% वेट उठाएंगे, 85%, फिर 95 किलो, सॉरी 95%, 95%, 85%, 75%। इसी को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपनी इंटेंसिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं, है ना। हर सेट में क्या करेंगे, 5 से 6 सेट में हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, उसको 5 से 6 सेट में करेंगे, और जब भी 5 से 6 सेट में करेंगे तो हर सेट में हमारी जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, वो इम्प्रूव होगी। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, पिरामिड ट्रेनिंग कहते हैं, बस और कुछ नहीं है पिरामिड ट्रेनिंग। ये डेवलप किया था रशियन ने। कौन डेवलप किया था, रशियन। रशियन। रशिया का जो बॉडी बिल्डर था कौन था पता है, जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डर था, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग जीता था, क्या नाम था उसका, रोनाल्ड क्या नाम था, मुझे भी नाम अभी मिस हो रहा है, ध्यान समझ में नहीं आया, ऐसे कोई नाम था उसका, रोनाल्ड ऐसे करके कुछ था वो, तो रशिया का था। उसने ही सबसे पहले इस प्रकार के एक्सरसाइज को करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया था। उसने बताया कि ये भी एक मेथड होता है पिरामिड ट्रेनिंग, जिसके थ्रू हम वेट को बढ़ा सकते हैं। इसमें वेट और रिपीटिशंस का खेल होता है पिरामिड ट्रेनिंग में। अब कभी भी आपने सुना होगा पिरामिड ट्रेनिंग
कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते थे, और कुछ लोग जानते थे तो ये नहीं जानते थे कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अब आइए हम लोग लास्ट तो हम लोग, अप एंड डाउन बोलते हैं पहले। हाँ जब हम लोग एथलेटिक्स में करते हैं प्रैक्टिस तो इसको अप एंड डाउन बोलते हैं सर जनरली। हाँ पहले नेक्स्ट, लोड बढ़ाएंगे, फिर लोड कम करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। हाँ तो वही है, लेकिन यहाँ पर रशियन ने इसको बोला पिरामिड ट्रेनिंग, इसी चीज को। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग लास्ट बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल मतलब जब भी आप फिजियोलॉजी वर्ड सुनिएगा, आप समझिएगा किसकी बात हो रही है? सिस्टम की सिस्टम बात की। हो रही है, ऑर्गन्स की बात हो रही है, ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है। और ये यानी कि इसका मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स प्रभाव हैं हमारे, जो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है, यानी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। इनके अच्छा होने से बॉडी के अंदर ताकत अच्छा होगा, इनके अच्छा होने से बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होगा, स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो वो कौन है हमारे बॉडी के अंदर, कौन सा सिस्टम है जो जिम्मेदार है स्ट्रेंथ के लिए? बॉडी के अंदर कौन सा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो? अभी तक आवाज नहीं आया किसी का भी, इतने देर से पढ़ रहे हैं भैया। मस्कुलर मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, हाँ मस्कुलर सिस्टम है। कौन है? मस्कुलर सिस्टम है। तो हमें अब हमारे मस्कुलर सिस्टम पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, या किन के अच्छे होने से बॉडी के अंदर हम ऐसा क्या चीज अपने मसल्स के साथ कर दे जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ जाए। तो इससे क्या क्या प्रभाव डाल के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे पहला होता है मसल्स कंपोजिशन। मैंने कंपोजिशन का मतलब क्या है? वही मसल फाइबर्स टाइप, कि फाइबर्स। आपके अंदर फाइबर टाइप्स कौन, एफटी ज्यादा है कि एसटी ज्यादा है? एफटी का मतलब होता है फास्ट ट्विच और एसटी का मतलब होता है स्लो ट्विच। ठीक है, एफटी को हम कहते हैं वाइट मसल फाइबर्स और एसटी को कहते हैं रेड मसल फाइबर्स। अब आप बताइए कि किसका रेशियो ज्यादा होने से स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एफटी का कि एसटी का? बताइए। फ्लूइड रिच फाइबर्स। एस्ट्री के साथ एसटी का ज्यादा ST। रेशियो होगा कि एफटी का ज्यादा होगा स्ट्रेंथ के लिए? अच्छा स्ट्रेंथ करना है तो सर ST। एस्ट्री का एफटी का। ठीक है, एफटी का फास्ट फ्यूजल फाइबर रेशियो जितना ज्यादा अच्छा होगा उस बंदे के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद बात होता है नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में साइज ऑफ द मसल्स। अगर देखेंगे कि जिस बंदे के पास ज्यादा मसल्स, हैवी मसल्स है, उनके अंदर ऑब्वियसली सी बात है कि स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा। सही बात है कि नहीं बात है? सही है सर। सही बात है। तो जी सर। हमारा जो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है मसल्स के साइज, मसल्स के साइज पर भी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है। अब आपको एग्जांपल दे दे, एक रेशियो निकाला गया था, एक रिसर्च किया गया था, उसमें बताया गया था कि अगर आपका किसी भी इंडिविजुअल का 1 इंच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ मसल्स को अगर निकाला जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मसल्स का निकाला जाए, तो ये तकरीबन 4 3 से से 4। 6 किलो वेट मतलब फोर्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके मसल्स का सिर्फ मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालूं तो ये हमारे कितने फोर्स को जनरेट कर सकते हैं? 4 से 6 kg। 6 किलो। ये एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, 6 किलो। ठीक है, इसके बाद हमारी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि हमारे ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है वेट उठाने के लिए वो कितना तगड़ा है। जो एक्शन पोटेंशियल आया, जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स हमारे मसल्स जिससे हमको वेट उठाना है, अगर वो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स नहीं आएगा तो भी हमारा स्ट्रेंथ अच्छा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बॉडी वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी वेट में देखिए, मोटे लोग जो होते हैं, जो फैट ज्यादा होता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है। यस सर। हाँ। नेक्स्ट है मस्कुलर क्रॉस सेक्शन,
ये देखिए, जब आप बॉडी बिल्डर से मिलते होंगे, उनके मस्कुलर कट्स कितने अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. तो उससे क्या होता है, हम उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है एनर्जी सप्लाई। अब हम सारा फिजियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे अंदर के सिस्टम है जिसके अच्छा होने से स्ट्रेंथ अच्छा हो सकता है, या जिनके खराब होने से स्ट्रेंथ खराब हो सकता है। यही फैक्टर्स हम बता रहे हैं आपको। तो पहला तो मसल्स कॉम्पोजिशन से अच्छा हो सकता है, मसल्स की साइज की वजह से हो सकता है, हमारे ब्रेन की इम्पल्स कैपेसिटी कितनी अच्छी है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मस्कुलर क्रॉस सेक्शन कैसा हमारे अंदर है, और नेक्स्ट हमारा लास्ट में आता है एनर्जी सप्लाई टू द मसल्स। मसल्स स्ट्रेंथ उठाने के लिए अब ये बताइए कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। कौन सी एनर्जी चाहिए होती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए? सॉरी, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? Chemical energy. केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP. चाहिए। तो आपके अगर मसल्स में Yes, sir. मायोग्लोबिन और एटीपी एनर्जी जितना अच्छा होगा, आपके मसल्स उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे फास्ट मोशन में। Yes, ठीक sir. है, तो हमारे मसल्स के अंदर एटीपी एनर्जी भी होना चाहिए, ये भी हमारे स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और स्ट्रेंथ के बारे में आपने लगभग सारा चीज जान लिया है। मैं नहीं समझता कि